ये हैं दुनिया के सबसे अमीर भिखारी, जीते हैं आलीशान जिंदगी। दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर अपने बॉस की डांट खाते हैं, जिसके बाद महीने के अंत में आपको मुश्किल से 30,000 भी नहीं मिलते, तो जनाब आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी सिग्नल के आगे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भिखारी पाए जाते हैं जो भीख मांगकर करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर चुके हैं। और कुछ ही जिंदगी के बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे और सोचने लगेंगे, काम धंधा छोड़ो भैया, भीख मांगना शुरू कर दो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको। मासू। दोस्तों, सबसे पहले आप मौलाना खान उर्फ मासू से मिलिए। जनाब बड़े फैशनेबल तरीके से भीख मांगते हैं। जहाँ ये सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मौलाना खान बनकर घूमते रहते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजने वाले होते हैं, ये ऑटो पकड़कर अपने धंधे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर बिल्कुल गरीब और लाचार लोगों की तरह शक्ल बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अपनी पहचान मासू बताते हैं। मासू मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका धंधा लोखंडवाला में चलता है। इनका ये भीख मांगने का धंधा कई सालों से चल रहा है। ये लोखंडवाला में तब तक रहते हैं जब तक कि वहां से लोगों की भीड़ कम नहीं हो जाती। ये भाई साहब लोखंडवाला के उन लोगों से ज्यादा भीख मांगते हैं जो डिस्को और पब में जाते हैं, क्योंकि वो लोग आधे नशे में होते हैं और उनकी जेब की पैसों से कमी नहीं होती उनके जेब में, और फिर वो लोग काफी सारे पैसे देते हैं। तभी तो एक रात के अंदर ये बड़े आराम से 1,000 की कमाई कर लेते हैं। यहाँ तक कि मुंबई के अंधेरी में इनका एक फ्लैट भी है जिसे उन्होंने किराए पर उठा रखा है। ऊपर से इनके पास 30 लाख रुपए की संपत्ति भी है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब भीख मांगने से बाज नहीं आते और हर रात पहुंच जाते हैं अपनी भीख मांगने वाली जगह पर। कृष्णा कुमार गीते। दोस्तों, हमारे अगले लखपति, माफ कीजिए, भिखारी भी सपनों की नगरी मुंबई में रहते हैं, जो मुंबई के बेहद पौश इलाके में भीख मांगते हैं। और इनके भीख मांगने का तरीका बिल्कुल हाई प्रोफाइल नौकरी वालों की तरह है, जहाँ ये दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं। इनकी हालत और हुलिया इतना ज्यादा गरीबों वाला होता है कि कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल कर इनको पैसे थमा दे। और यही वजह है कि हर रोज ये बड़े आराम से 2,000 रुपए तक की कमाई बैठे बैठे कर लेते हैं। यानी कि हर महीने में कम से कम 50,000 की कमाई कर लेते हैं, जो कि आज के समय में इंजीनियर भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि मुंबई नगरी में घर लेना लोगों का जहाँ एक ख्वाब होता है, उसी मुंबई में इन भाई साहब के 2 फ्लैट हैं, जिसमें ये अपने भाई के साथ रहते हैं, जो इनके सारे अकाउंट को मैनेज करता है। क्योंकि अकेले इनके सेविंग अकाउंट में लाखों की संपत्ति पड़ी है। बाकी जो पैसा इन्होंने छुपा कर रखा है, उसकी तो बात छोड़ ही दीजिए भाई। सरवतिया देवी। दोस्तों, हमारे और आप जैसे साधारण लोग अपना घर तो छोड़िए, गाड़ी तक का इंश्योरेंस नहीं करवा पाते ताकि बार बार उसका प्रीमियम ना देना पड़े। लेकिन जिस भिखारिन को आप देख रहे हैं, वो इतनी अमीर हैं कि एक नहीं बल्कि 2 लाइफ इंश्योरेंस मेंटेन करती हैं, जिसकी वो हर साल 36,000 रुपए केवल प्रीमियम भरती हैं। अब आप सोच लीजिए, भिखारियों के हालात देखकर हम ये सोचते हैं कि वो बेचारे अपने और अपने बच्चों के लिए शाम का खाना खरीदेंगे, वही भिखारी अपना लाइफ इंश्योरेंस भरने में लगे। क्योंकि दोस्तों, पटना में रहने वाली सरबतिया देवी ऐसी महिला है जो कि अपने पति की मौत के बाद से पिछले 25 सालों से भीख मांग रही है, और इन सालों में इन्होंने अच्छी खासी दौलत जमा कर ली है। इनकी अधिक उम्र और कमजोर शरीर को देखकर अक्सर लोग इन्हें दिल खोल कर पैसे देते हैं, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये अपना तो छोड़िए, अपने परिवार वालों का भविष्य सिक्योर करने में लगी हुई है, जो सच में हैरान करने वाली चीज है। ज्यादा भीख पाने के लिए सरबतिया देवी अक्सर धार्मिक जगहों पर जाती हैं, ताकि कोई इन्हें कुछ ना कह पाए। ऐसे में जब आप मंदिर और मस्जिद के बाहर भिखारियों को देखें तो जरा चौंकन्ने हो जाए, क्या पता उनमें से कोई आपसे भी ज्यादा दौलतमंद हो। क्योंकि पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरबतिया देवी के पास 10 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति है, जिसे इन्होंने कहीं और से नहीं बल्कि भीख मांग के जुटाया है। साइमन राइट। दोस्तों, करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले भिखारी केवल हमारे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद है। यकीन नहीं आता तो साइमन नाम के इन महाशय से मिलिए, जिनके पास बेशुमार दौलत है। असल में ये भाई साहब लंदन की सड़कों पर फटे कपड़े पहनकर भीख मांगते हैं, जो अपने यहाँ के भिखारियों की तरह अल्लाह के नाम पर देते वाला गाना नहीं गाते, बल्कि अपने हाथ पर एक बोर्ड लेकर बैठते हैं जिस पर लिखा होता है बेघर व भूखा। बस इतना करने से लोग समझ जाते हैं बेचारे को पैसे की जरूरत है, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोग इनकी झोली भरना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, ओलिवर नाम के पुलिस वाले को इन पर तरस आया, जो इनकी मदद करने के लिए इनका पीछा करने लगा। पर जब उसने पीछा किया तो ऐसी हकीकत सामने आई कि पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया। पुलिस वाले ने देखा कि अपने बोर्ड में बेघर लिखने वाला साइमन राइट्स एक आलीशान घर में रहता है, जिसकी कीमत लाखों में। इसके अलावा साइमन की सालाना कमाई भी लगभग 50 लाख से ऊपर है, जितना तो आजकल के डॉक्टर इंजीनियर भी हमारे देश में नहीं कमाते। उससे कहीं ज्यादा ये भिखारी केवल सड़क पर बैठकर बिना कुछ बोले कमा लेता है। साइमन के बारे में पता चलते पुलिस वालों ने इनको बैन कर दिया और कुछ वक्त के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तभी तो कई बार बैन होने के बावजूद भी साइमन ने भीख मांगना नहीं छोड़ा और बार बार अपना हुलिया बदल कर अलग अलग सड़कों पर बैठ जाता था, ताकि किसी को उस पर तरस आ जाए और बिना मेहनत किए हुई मुफ्त की रोटी तोड़ सके। पप्पू कुमार। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं बिहार के पटना में रहने वाले पप्पू कुमार से, जो पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगते हैं। टूटा हुआ पैर, गरीबों वाली शक्ल, फटे हुए कपड़े,
पहनकर पप्पू कुमार अपने आप को इतना बेबस और लाचार दिखाते हैं कि कोई भी इन पर तरस खा जाए। भावनाओं का धंधा करने वाले पप्पू कुमार की एक्टिंग स्किल्स इतने कमाल की हैं कि अक्सर लोग इनकी हालत देखकर बेवकूफ बन जाते हैं। दोस्तों, पप्पू कुमार शुरुआत से भीख नहीं मांगता था, पर ये मेहनत करके खाता था। पहले एक दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद पप्पू के पास पटना के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसके बाद पप्पू ने भीख मांगना शुरू किया। और फिर क्या था, इसने अपने भीख मांगने वाले काम को इतना शिद्दत से किया कि आज पप्पू कुमार के पास लगभग 1,25,00,000 की संपत्ति है। जी हाँ, ये अकेला भिखारी 1.25 करोड़ का मालिक है। अब आप खुद सोचिए, पटना रेलवे स्टेशन पर ऐसे कितने लोग आते होंगे जो अपने हालातों से जूझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो पप्पू को देखकर 10-5 रुपए दे देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये आदमी उससे कहीं ज्यादा अमीर है। यानी कि मिडिल क्लास लोगों से भीख मांगकर पप्पू आज करोड़पति बन गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पप्पू अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। भाई भारत जैन, अगर आप पप्पू कुमार की संपत्ति को देखकर हैरान हैं तो भारत के भिखारियों के अंबानी साहब से मिल लीजिए। जी हाँ, मुंबई के रहने वाले भरत जैन परेल आजाद मैदान और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर ये आपको भीख मांगते हुए मिल सकते हैं, जो अपने काम को पूरे प्रोफेशन के साथ करते हैं और दिन में 8 से 10 घंटे सिर्फ भीख मांगते हैं। और अपने इस धंधे से वो करीब 75,000 सालाना कमाते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास अपार्टमेंट में 2 फ्लैट हैं जिनकी कीमत 70 लाख से भी ज्यादा है। यानी अकेले 1.5 करोड़ से करीब संपत्ति के मालिक हैं। और ये जनाब के पास 2 दुकानें भी जो इन्हें किराए पर दे रखी हैं, जिसका महीना में आता है किराया 10,000 रुपए एक दुकान से। अब दोस्तों, आप खुद सोचकर बताइए, क्या कोई साधारण इंसान पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करे तो क्या मुंबई जैसे शहर में इतने फ्लैट और दुकानें खरीद पाएगा? भाई हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा कर भी पाएगा। आयशा, आइए अब आपको सबसे अमीर भिखारिन से मिलवा देते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जिद्दा शहर की गलियों में लगभग 50 साल तक भीख मांगने वाली इन मोहतरमा की कहानी सच में आपको हैरान करेगी, जिन्होंने सालों तक भीख मांगी और 2014 में 100 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। हालांकि जब इनकी मौत नहीं हुई थी तब तक लोग इन्हें एक साधारण भिखारिन समझ रहे थे, पर जब इनकी मौत हुई तो राज खुलने लगे और सभी को हिलाकर रख दिया उन राजों ने। दरअसल आयशा एक करोड़पति भिखारिन थी। उसकी प्रॉपर्टी में 4 बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। इतना ही नहीं, उनके घर में सोने की अशरफियां और महंगी ज्वेलरी भी थी। और जब इनकी पूरी संपत्ति का आकलन किया गया तो दोस्तों, उस समय के हिसाब से वो 8 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर बैठी। इतना ही नहीं, आयशा के घर से एक वसीयत भी मिली, जिसमें आयशा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और दौलत गरीबों में बांटने के लिए कहा। इन गरीबों का कहना था कि आयशा शुरुआत से अमीर नहीं थी। अपनी माँ और बहन की मौत के बाद विरासत में उनको ये प्रॉपर्टी मिली थी, पर फिर भी उसने भीख मांगना बंद नहीं किया। और अब उसका जितना भी पैसा था वो सब गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो क्या पता आयशा की तरह ही करोड़पति हूँ और सिर्फ दिखावे के लिए भीख मांगते हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद भैया कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।